चबूतरे की एक ईंट के बराबर बाउंड्री तो अपनी जगह पर कायम रही, अलबत्ता उसका दरमियानी हिस्सा अपनी जगह से हरकत करता हुआ फर्श के अंदर गायब होने लगा। अंदर सीढ़ियां थीं जिनमें रोशनी नजर आ रही थी। जल्दी से नीचे उतर जाओ, मैं तुम लोगों की बाकी चीजें लेकर आती हूँ। नरगिस कहती हुई वापस चली गई। उसने दोनों कंबल कन्याकुमारी के कंधे पर लाद दिए थे। मैं रत्ना को कंधे पर संभाले आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। कन्याकुमारी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। नीचे कुशादा तहखाना था जिसमें कमरे बने हुए थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अंदर घुस गया। ये कमरा बेडरूम की तरह आरास्ता था। मैंने रत्ना को बिस्तर पर लिटा दिया और कन्याकुमारी को वहीं रुकने का इशारा करते हुए सीढ़ियों की तरफ लपका। नरगिस नीचे वाले कमरे से कन्याकुमारी के कपड़े लेकर निकल रही थी। मैं ऊपर दौड़ गया। मैंने रोशन बाबू के कपड़े पहने हुए थे और रत्ना ने नरगिस के। हमारे पुराने कपड़े और जूते ऊपर ही थे। मैं कमरे में घुसकर वो सब कुछ समेटने लगा और बाहर निकलने से पहले तनकीदी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। कोई मामूली सी चीज़ भी हमारा राज फाश कर सकती थी। मैं जब नीचे पहुंचा तो नरगिस सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। हम दोनों तेज़ी से चलते हुए किचन में पहुंच गए और ठीक उसी वक्त बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। किचन की खिड़की से कोठी का गेट सामने दिखाई देता था। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे गेट की दीवार के साथ दो हाथ ऊपर नजर आए। बाहर से कोई आदमी दीवार पर चढ़ रहा था। उससे ज़रा फासले पर दो हाथ और नजर आए और अगले ही लम्हे दो आदमी दीवार पर चढ़ गए। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। वो ब्लैक कैट्स कमांडोज थे। नरगिस ने कन्याकुमारी के कपड़े तहखाने की सीढ़ियों पर फेंक दिए। जल्दी करो, वो लोग अंदर कूद रहे हैं, उसने घुटी घुटी सी आवाज़ में कहा। मैं खुला में घुस गया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। नीचे आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए मैंने ऊपर देखा। खुला का फर्श सिरकता हुआ अपनी जगह पर आ रहा था। मैंने हाथ में उठाई हुई चीज़ें नीचे फेंक दीं और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। चंद सेकंड बाद ही ऊपर दौड़ते हुए कदमों की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर नरगिस की चीख भी सुनाई दी थी। मैं चबूतरे के नीचे दुबका बैठा रहा। ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। वो लोग शायद किचन से निकलकर दूसरी तरफ चले गए थे। मैं नीचे उतर गया। सीढ़ियों पर से कन्याकुमारी के कपड़े और ज़मीन पर पड़ी हुई दूसरी चीज़ें उठाईं और तहखाने का वसी हॉल अबूर करके उस कमरे में आ गया। कन्याकुमारी ने रत्ना को बिस्तर पर ठीक से लिटाकर कंबल उड़ा दिए थे। रत्ना का चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। डर क्यों रही हो रत्ना, मैंने कहा। हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अगर उन्होंने नरगिस पर तशद्दुद करके उसकी ज़बान खुलवा ली तो हम यहाँ इस चूहे दान में मारे जाएंगे। रत्ना ने जवाब दिया। नरगिस ऐसी नहीं है, मैंने जवाब दिया। अब तक मैं उन दोनों के बारे में बहुत अच्छी राय कायम कर चुका हूँ। नरगिस और रोशन बाबू अपनी जान तो दे सकते हैं मगर हमारे बारे में नहीं बताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है रोशन बाबू भी पहुंचने ही वाला होगा। वो इस शहर का मुअज़्ज़िज़ और बाअसर आदमी है, इस मामले को संभाल लेगा। काश ऐसा ही हो, रत्ना ने कहा। उस कमरे में एक छोटी मेज़ और 2-3 कुर्सियां भी पड़ी थीं। कन्याकुमारी ने मेज़ साफ़ करके दवाएं वगैरह उस पर रख दीं और कुर्सियां साफ़ करने लगी। मैं थोड़ी देर बाद फिर सीढ़ियों पर चला गया मगर ऊपर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। 2 घंटे गुजर गए। हमें कुछ इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट्स के कमांडोज कोठी में मौजूद थे या चले गए थे, और क्या वो लोग नरगिस और रोशन बाबू को भी साथ ले गए थे या छोड़ गए थे। लेकिन मेरे लिए सोचने की सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता कैसे चला था। उन्हें कोई इत्तला मिली थी या महज रोशन बाबू के मुसलमान होने की वजह से उस पर किसी किस्म का शुबा हुआ था। और रोशन बाबू को कैसे पता चला था कि कोठी पर रेड होने वाली है।
मैंने कन्याकुमारी के साथ पूरे तहखाने का जायज़ा ले लिया था। बहुत वसीओ अरीज तहखाना था। उसमें एक बड़ा हॉल और 4 कमरे थे। एक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था और 3 बेडरूम्स, हॉल और कमरों में लाइटें, स्टैंड्स और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थीं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये तहखाना किसी वक्त निगार खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। शायद कभी यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग की गई हो और फालतू चीज़ें यहीं छोड़ दी गई हों। 3 घंटे बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्की सी आहट सुनकर मैंने राइफल संभाल ली और कमरे में दरवाजे की आड़ लेकर खड़ा हो गया। कन्याकुमारी ने भी राइफल उठाकर मेरी तरह पोजीशन संभाल ली थी। रत्ना कुमारी का बेड साइड में था। उसने और कन्याकुमारी ने ये तय कर लिया था कि अगर पुलिस या ब्लैक कैट्स कमांडोज हुए तो हम बिला दरेक फायर खोल देंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस तरह हमारे जिंदा बचने के इम्कानात भी ना होने के बराबर थे। लेकिन हम मरने से पहले भी कुछ कर दिखाना चाहते थे। लेकिन वो ना तो पुलिस थी और ना ही ब्लैक कैट कमांडोज। वो नरगिस और रोशन बाबू थे। नरगिस की हालत देखकर मैं उछल पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए और कमीज फटी हुई थी। दायां गाल सूजा हुआ था जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रोशन बाबू के आने से पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर सामने आ गया। राइफल मेरे हाथ में थी। चले गए वो हरामी, नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके होठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट थी। ये तो शुक्र है कि मुझे बर वक्त पता चल गया था और मैंने नरगिस को फ़ोन कर दिया था, वरना बेखबरी में मारे जाते और तुम लोगों के साथ हमारा भी हिसाब किताब हो चुका होता। रोशन ने कहते हुए हॉल की दीवार पर लगे हुए एक बॉक्स का ढकना खोल दिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस बॉक्स में एक टेलीविज़न था। बॉक्स के साथ ही एक छोटा सा स्विच बोर्ड था। रोशन ने एक स्विच ऑन कर दिया और टीवी के करीब रखा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाकर एक बटन दबा दिया। टीवी स्क्रीन रोशन हो गई। बारांदा और उसके सामने गेट तक का मंजर दिखाई देने लगा। अब हम इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं। उसने रिमोट कंट्रोल एक तरफ रख दिया। हो सकता है वो दोबारा किसी वक्त यहाँ आ जाएं, मगर हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। मैं हैरत से कभी टीवी स्क्रीन और कभी रोशन बाबू को देख रहा था। मुझे याद आ गया कि ऐसे ही सारे इंतज़ामात माउंट अब्बू में पंडित भैरव ने भी अपनी कोठी में कर रखे थे। हम लोग रत्ना वाले कमरे में आ गए। यहाँ भी खुले दरवाजे से टीवी स्क्रीन पर निगाह रखी जा सकती थी। मुझे अफसोस है रत्ना देवी। रोशन बाबू उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ अचानक ही ये उफ्ताद आन पड़ी जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ कैसी? रत्ना बोली, अगर तुम बर वक्त बीबी को फ़ोन ना कर देते तो यहाँ की सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन रोशन बाबू, मैंने कहा, तुम तो ऑफिस में थे, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ रेड होने वाला है? बात दरअसल ये है नाजी। रोशन बाबू नज़रें चुराते हुए बोला, मेरे बाबा का बिजनेस तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन जब मैंने कारोबार संभाला तो ना तजर्बेकारी की बिना पर पे दर पे नुकसान होने लगा। फिर दोस्तों के मशवरे पर मैंने बिजनेस तब्दील कर लिया और जो नया बिजनेस शुरू किया उसमें पुलिस का ताउन ज़रूरी था। मेरा कारोबार अगरचे जराइम के ज़ुमरे में आता है, लेकिन पुलिस से ताल्लुकात हों तो फिर पकड़ धकड़ का खौफ नहीं रहता। सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं, उन्हें हिस्सा भी देना पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस तरह पुलिस में ऊपर की सतह पर कुछ ताल्लुकात हैं जो आज काम आ गए। एक एसीपी ने मुझे फ़ोन पर इतला दी थी कि ब्लैक कैट्स की एक पार्टी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी कोठी पर रेड करने वाली है। मैंने फ़ौरन बीबी को फ़ोन कर दिया। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नज़रें सामने टीवी स्क्रीन पर मरकूज़ थीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, एसीपी का ख्याल था कि ये रेड मेरे बिजनेस के सिलसिले में हो रहा है, लेकिन ब्लैक कैट्स के नाम से मैं चौंका था। मेरा ख्याल था
कि ब्लैक कैट्स को किसी तरह यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा हो गया है। इसलिए मैंने बीबी को फ़ोन कर दिया था और ख़ुद भी अपने दफ्तर से रवाना हो गया था, मगर मुझे यहाँ आने में कुछ देर हो गई। कमांडोज मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने बीबी के साथ कुछ ज़्यादती भी की, जिसका मुझे अफसोस है। मैं बर वक्त पहुँच गया, वरना हो सकता है वो तशद्दुद करके बीबी से कुछ पूछने में कामयाब हो जाते। नामुमकिन, नरगिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भूल गए शायद, एक मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है। पुलिस ने तुम्हारी तलाश में छापा मारा था और तुम रूपोश हो गए थे। तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने के लिए पुलिस ने क्या क्या जतन नहीं किए थे, लेकिन वो मेरी ज़बान नहीं खुलवा सके थे। आज मैं कैसे ज़बान खोल देती। हाँ, ये बात तो है। रोशन बाबू मुस्कुरा दिया। रोशन बाबू और नरगिस की बातों में मेरे लिए सोच की और बहुत सी राहें खोल दी थीं। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो रत्ना ने कोठी को देखकर एक बात कही थी कि इतनी शानदार कोठी या तो किसी स्मगलर की हो सकती है या किसी ऐसे शख्स की जिसकी आमदनी नाजायज़ और बेहिसाब हो। उस वक्त मैंने रत्ना की बात टाल दी थी, लेकिन अब रोशन बाबू खुद ही खुल रहा था कि वो किसी गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता है। गो अभी उसने अपने उस बिज़नेस की वजाहत नहीं की थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो 2-4 दिन में इस सिलसिले में भी खुल जाएगा। वो दोनों तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहे, फिर ऊपर चले गए। नरगिस ने बताया था कि कमांडोज ने अच्छी खासी तोड़ फोड़ की थी, हर चीज़ बिखरी हुई थी, अब बहुत कुछ समेटना था। मैंने और कन्याकुमारी ने उसके काम में मदद की पेशकश की थी, मगर रोशन बाबू ने मना कर दिया। हो सकता है वो लोग दोबारा रेड करें तो तुम लोगों को तहखाने में आने का मौका भी न मिल सके, रोशन बाबू ने कहा। इसलिए एहतियातन तुम लोग 2-4 दिन नीचे ही रहो तो बेहतर है। रत्ना जैसे ही ठीक होगी मैं तुम लोगों को पहाड़ी वाले बंगले पर भेज दूंगा, वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा। 1 मिनट, मुझे अचानक ही एक बात याद आ गई। डॉक्टर जसवंत रत्ना का इलाज कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई शुबा हो गया हो और उसने बाहर जाने से पहले पुलिस को इतला दे दी हो? नहीं, डॉक्टर जसवंत ऐसा नहीं कर सकता, रोशन बाबू ने जवाब दिया। अगर उसने कोई इतला दी होती तो ब्लैक कैट्स हमसे ये ज़रूर पूछते कि वो औरत कहाँ है जिसका इलाज हो रहा था। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, अलबत्ता मजमूई तौर पर तुम तीनों के बारे में पूछते रहे। उन्होंने 2 घंटों तक तलाशी ली है, उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनके शुबे को तकवीत मिलती। और इत्तेफाक कह लो कि 3 दिन पहले मैंने कार की नंबर प्लेट उतारकर ज़मीन में दफन कर दी थी। और ये भी तुम जानते हो, रोशन बाबू ने कहा। उन्होंने उस कार के बारे में भी पूछा था और मैंने कह दिया था कि मेरी अपनी कार है जो बहुत दिनों से ख़राब खड़ी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, एसीपी ने फ़ोन पर मुझे इत्तला दी थी, वो भी उस छापामार पार्टी के साथ था। कुछ उसकी वजह से जल्दी गुल्लू खुलासी हो गई, वरना ब्लैक कैट कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन मैं ये बात भी सोच रहा हूँ कि ये बिच्छू की तरह पलट कर भी हमला करते हैं। इसके लिए तुम लोगों को 2-3 दिन ज़ेर ज़मीन ही रहना होगा। वहाँ वो रिमोट कंट्रोल मेरे हवाले करते हुए बोला। अब अगर कोई गेट फांद कर बंगले में दाखिल हो तो उस पर बप बप की आवाज़ सुनाई देगी। ये सफ़ेद बटन दबा देना और फिर मुख्तलिफ बटनों से तुम्हें सब कुछ मालूम होता रहेगा। वो मुझे रिमोट कंट्रोल के बारे में समझाता रहा। हर बटन का ताल्लुक कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से। इस तरह खुफिया कैमरे लगे हुए थे कि कोई अजनबी शख्स कोशिश के बावजूद उन्हें तलाश नहीं कर सकता था। रोशन बाबू ने मुझे अंदर से तहखाने के रास्ते का मैकेनिज़्म भी समझा दिया था, लेकिन ये भी कह दिया था कि अपने तौर पर वो रास्ता खोलने की कोशिश न करूं। उनके जाने के बाद मैं रिमोट कंट्रोल के मुख्तलिफ बटनों के ज़रिए कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता रहा, फिर उसे बरामदे वाले कैमरे पर सेट कर दिया और कन्याकुमारी के साथ कुर्सी पर बैठ गया। तहखाने में ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि बाहर दिन का वक्त था या रात हो चुकी थी।
दोपहर का खाना, रात का खाना भी हमें तय खाने में लाकर दे दिया गया था। रोशन बाबू ने ठीक कहा था। ब्लैक कैट्स ने कोठी पर दोबारा हल्ला बोल दिया था। मैं उस वक्त सो रहा था। भुक भुक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं उठकर हॉल में आ गया और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। मेरी नज़रें सामने टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं। वो तादाद में 6 थे जो गेट और उसके साथ की दीवार फांद फांद कर दाखिल हो रहे थे। वो ब्लैक कैट कमांडोज थे। उन सबके पास मशीन गनें थीं। फिर 2 आदमी और कूदकर अंदर आए। इस तरह उनकी तादाद 8 हो गई थी। 2-2 कमांडोज दाएं बाएं हो गए और 4 बरामदे में आ गए। 3 ने दरवाजे के सामने पोजीशन संभाल ली और चौथा दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। लगता था जैसे वो दरवाज़ा तोड़ देगा। 2 मिनट बाद रोशन बाबू ने दरवाज़ा खोला। वो चारों कमांडोज उसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। मैंने रिमोट कंट्रोल का दूसरा बटन दबा दिया। उस टीवी स्क्रीन पर हॉल का मंजर दिखाई दे रहा था। 2 कमांडोज अंदर घुस आए थे। इस दौरान नरगिस भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। एक कमांडो ने रोशन बाबू को राइफल की जद पर लिए रखा और बाकी पूरी कोठी में फैल गए। मैं रिमोट कंट्रोल के जरिए मंजर तब्दील करके उन्हें देखता रहा। वो लोग एक एक कमरे की तलाशी लेते रहे। पलंगों के नीचे, पर्दों के पीछे, हर उस जगह की तलाशी ले रहे थे जहां किसी बिल्ली के बच्चे के छुपने का भी इम्कान हो सकता था। मगर उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला था। वो तकरीबन 1 घंटे तक कोठी में रहे थे। उस पार्टी के इंचार्ज का रोशन बाबू से कुछ तलख तबादला भी हुआ था। आवाज़ तो मैं सुन नहीं सका था, मगर उनके चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि उनमें गर्मा गर्मी हो रही थी। और आखिरकार वो लोग चले गए। उन लोगों की वापसी भी गेट फांद कर हुई थी। रोशन बाबू ने बरामदे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और वो नरगिस को इशारा करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने रिमोट पर बरामदे वाला बटन दबा दिया और वापस मुड़ा तो कन्याकुमारी से टकरा गया, जो पता नहीं किस वक्त मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। ओह, तुम कब आई? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। जब तुम कमरे से निकल रहे थे तो मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं उसी वक्त यहाँ आकर खड़ी हो गई थी और वो सब कुछ देख रही थी जो मैंने देखा है। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, कन्याकुमारी ने गर्दन हिलाई। रोशन बाबू ने ठीक कहा था। ब्लैक कैट कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। हम कमरे में आ गए। रत्ना सो रही थी। कन्याकुमारी उसके साथ लेट गई और मैं कूच पर दराज हो गया। मेरा ख्याल था कि रोशन बाबू हमें उस सूरत हाल से आगाह करने के लिए तहखाने में ज़रूर आएगा, मगर काफ़ी देर गुजर गई। वो नहीं आया तो मैंने भी आंखें बंद कर लीं। हम 3 दिन और उस तहखाने में रहे। रत्ना अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, मगर अद्वियात का इस्तेमाल जारी था। और फिर उस रात 2 बजे के करीब रोशन बाबू तहखाने में आ गया। उसने हमें सोते से जगा दिया। क्या बात है रोशन बाबू? खैरियत? मैंने दरियाफ्त किया। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ से जाने का बंदोबस्त हो गया है, रोशन बाबू ने कहा। कहाँ? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पहाड़ी वाले बंगले पर, उसने जवाब दिया। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यही किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।